सभी विद्यार्थिनी विद्यार्थियों को मेरे नमस्कार। अभी तक हमने छायावाद के बारे में, छायावाद के चार स्तंभ माने जाने वाले कवियों के बारे में, या छायावाद के बृहदत्रयी माने जाने वाले कवियों के बारे में, उनकी काव्य कृतियों के बारे में, और छायावाद के लघुत्रयी माने जाने वाले कवियों के बारे में, उनकी काव्य कृतियों के बारे में, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में, उनकी साहित्यिक साधना पर व्यक्त विभिन्न आलोचकों के मतों के बारे में भी हमने एक प्रकार से समग्र अध्ययन प्राप्त किया था। देखिए, और छायावाद के बाद में या छायावाद के उत्तर भाग में और एक और काव्य धारा चली है जो वैयुक्तिक काव्य धारा मानी जाती है। जो वैयुक्तिक काव्य धारा चली है छायावाद के उत्तर में, ऐसे हम कह सकते, इसी को हम कह सकते हैं उत्तर छायावादी काव्य धारा कह सकते हैं, या वैयुक्तिक काव्य धारा भी कह सकते हैं। और यह इस काव्य धारा में कौन कौन सी कथा वस्तुएं हैं, किन किन विषयों को लेकर अपने काव्यों की कथा वस्तुओं के रूप में मानते हुए इन कवियों ने अनेक काव्य लिखे हैं। इस विषय को अगर हम दृष्टि में लेकर हम ध्यान देते हैं तो क्या है, इन कवियों ने किन कवियों ने और छायावाद के बाद में या प्रगतिवाद से पूर्व, तो उसमें जो उसके बीच में जो काव्यधारा चली है, इस काव्यधारा के अंतर्गत आने वाली रचनाओं में जो कथा वस्तुएं हैं, कौन कौन सी कथा वस्तुएं हैं। मदिरा पर देखिए और शराब पर है, मदिरा पर या शराब पर या मधु पर, मस्ती पर, निशा पर, प्रेम पर जो वैयुक्तिक काव्य धारा चली है, इसी को हम लोग एक ही शब्द में हम कह सकते हैं आलावाद कह सकते हैं। क्या कहते हैं? आलावाद कह सकते हैं। और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन का संबंध किस वाद से है? आलावाद से है। आलावाद किसे कहते हैं? आलावादी साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आलावाद के अंतर्गत आने वाली रचनाएं कौन कौन सी हैं, और आलावाद के अंतर्गत आने वाले कवि कौन कौन से हैं, और आलावाद के प्रति विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने कौन कौन से आलोचनात्मक मत व्यक्त किए हैं। ये बहुत वार्षिक, यहाँ पर देखिए, इन सभी के बारे में परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में मानते हुए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कौन सा है? आलावाद है। कौन सा? आलावाद है। देखिए, और आलावादी काव्यधारा कब से कब तक चली है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, आलावादी काव्यधारा कब से कब तक चली है। सन 1933 से लेकर सन 1936 ईस्वी के बीच में जो काव्यधारा चली है, जो वैयुक्तिक काव्यधारा चली है, किन किन पर? प्रेम पर देखिए, प्रेम को कथा वस्तु के रूप में, या इनका प्रेम जो है शारीरिक प्रेम है, और मस्ती को कथा वस्तु के रूप में या शारीरिक मस्ती को कथा वस्तु के रूप में, मदिरा को कथा वस्तु के रूप में, निशा को, अहम को कथा वस्तुओं के रूप में मानते हुए जो काव्यधारा चली है, इसी काव्यधारा को हम लोग कहते हैं आलावादी काव्यधारा कह सकते हैं। क्या है? कौन क्या कह सकते हैं यहाँ पर? आलावादी काव्यधारा कह सकते हैं। और यह काव्यधारा लगभग छायावाद के समानांतर चली है, या समान रूप से छायावाद के समानांतर चलने वाली काव्यधारा मानी जाती है। इस काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवियों ने क्या किया था? अपनी निजी अनुभूति के आधार पर, अपनी निजी अनुभूति के आधार पर, यहाँ पर देखिए, వారి యొక్క ఏమిటి వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుభూతిని ఆధారంగా చేసుకుని शारीरिक प्रेम, और उसके बाद में क्या है, मस्ती, मदिरा, निशा और अहम को कथा वस्तुएं मानते हुए जो काव्यधारा चली है, इसी काव्यधारा को हम लोग क्या कहते हैं? आलावादी काव्यधारा कह सकते हैं। इसी को हम ले सकते हैं व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा भी मानी जाती है। और आलोचकों ने इसी काव्यधारा को क्या कहा था?
विद्वानों ने या आलोचकों ने इसी काव्यधारा को क्या कहा था? हालावादी काव्यधारा कहा था। क्या कहा था? हालावादी काव्यधारा कहा था। हालावादी काव्यधारा में कौन कौन सी कथा वस्तुएं हैं? कवियों की निजी अनुभूतियां हैं, और उसके बाद में प्रेम है। इनका प्रेम शारीरिक प्रेम है, और इनका जो आकर्षण जो है शारीरिक आकर्षण है। इनकी मस्ती है, और इनकी शारीरिक मस्ती है, और इनकी क्या है यहाँ पर, इनकी कृतियों की कथा वस्तुओं के रूप में मदिरा और निशा और अहम को कथा वस्तुएं मानते हुए यह काव्यधारा चलाई गई है। और ऐसी काव्यधारा को हम कहते हैं व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा माने जाते हैं, और आलावादी काव्यधारा भी मानी जाती हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह काव्यधारा छायावादी के समानांतर चलने वाली काव्यधारा मानी जाती है। और हालावाद शब्द का प्रयोग काव्य में, हालावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। किसने किया था? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम बार काव्य में हालावाद शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, और हालावाद का नामकरण करने का श्रेय किनको दिया जाता है? श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल को दिया जाता है। काव्य में आलावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, और आलावाद नामकरण का, इस काव्यधारा का नामकरण किया था किसने? रामेश्वर शुक्ल अंचल ने किया था। और किसने किया था? रामेश्वर शुक्ल अंचल ने किया था आलावाद का नामकरण। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने उत्तर छायावाद या छायावादोत्तर काव्य को 3 काव्यधाराओं में विभक्त किया था। किसने या विभाजन किया था? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने। किसे? उत्तर छायावाद को या छायावादोत्तर काव्यधारा को 3 उप काव्यधाराओं में उन्होंने विभक्त किया था। एक है यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा है, और दूसरी काव्यधारा है व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा है, समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा है। इन 3 काव्यधाराओं में हालावाद कौन सी काव्यधारा मानी जाती है? व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा मानी जाती है। व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा को हम लोग एक ही शब्द में कह सकते हैं। कौन सा शब्द है यहाँ पर? हालावादी काव्यधारा। कौन सी काव्यधारा? हालावादी काव्यधारा कह सकते हैं। देखिए, और उसके बाद में देखिए, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य को ही हालावादी काव्य कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य को ही हालावादी काव्य कहते हैं। देखिए, व्यक्ति चेतना में देखिए प्रेम है, और मस्ती है, और निशा है, अहम है। इन तत्वों से क्या है, इन्होंने अनेक काव्य लिखे थे। इन काव्यों को व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यों के अंतर्गत ले सकते हैं, और काव्य में हालावाद के रूप में हम लोग ले सकते हैं। और हालावाद का अर्थ क्या है, या हालावाद की परिभाषा इस प्रकार हम ले सकते हैं। हाला का शाब्दिक अर्थ है मदिरा, मद्यपानमु, सोम है या शराब है। देखिए, तो व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यों की कथा वस्तु क्या है? मदिरा या सोम है, शराब है, प्रेम है या शारीरिक प्रेम है, मस्ती है, अहम है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तत्वों को प्रधान कथा वस्तुओं के रूप में लेकर जो काव्यधारा चली है, उसी काव्यधारा को हम क्या कहते हैं? व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा कह सकते हैं, या आलावादी काव्यधारा भी कह सकते हैं। और हालावादी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। और हालावाद के जनक माने जाने वाले या हालावाद के प्रवर्तक माने जाने वाले हरिवंश राय बच्चन जी ने
अपनी आलावादी रचनाओं में या अपनी आलावादी कविताओं में इसे क्या कहा था, किसे, यहाँ पर देखिए, हाला को या मदिरा को, सोम को या शराब को क्या कहा था, क्या है, गंगा जल के रूप में या हिमजल के रूप में या अपने प्रियतम के रूप में। और साथ साथ उनकी रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध रचना है, आलावादी रचना। कौन सी रचना है, मधुशाला है। मधुशाला में एक जगह क्या कहा था, सुख का अविराम स्थल के रूप में भी माना था मधुशाला को, देखिए। और मधु को ही या मदिरा को ही, सोम को ही, शराब को ही, शारीरिक प्रेम को ही, मस्ती को ही, निशा को ही क्या माना था उन्होंने, जीवन के कठोर सत्य माना था। और इनको क्या माना था, क्षण भंगुरता माना था। और इन प्रतीकों के रूप में क्या है, अपनी रचनाओं में वर्णन करने का प्रयास किया था। देखिए किसने, हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी में हालावादी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं और हालावाद के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी आलावादी विशेषताओं सहित कविताओं में या रचनाओं में क्या माना था, गंगा जल के प्रतीक के रूप में, हिमजल के प्रतीक के रूप में, प्रियतम के रूप में या प्रियतम के प्रतीक के रूप में, सुख के अविराम स्थल के प्रतीक के रूप में, जीवन के कठोर सत्य के प्रतीक के रूप में, क्षण भंगुरता के प्रतीक के रूप में क्या है, इन शब्दों का प्रयोग किया था। देखिए हालावाद साहित्य के अंतर्गत इन कथा वस्तुओं को जो ले लिया था, जिन कथा वस्तुओं को हमने ले लिया था, उनको इन प्रतीकों के रूप में अपनी रचनाओं में हरिवंश राय बच्चन जी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हालावाद हिंदी शब्दकोश के अनुसार यह आलावादी साहित्य विशेष रूप से एक काव्य की वह प्रवृत्ति है या धारा है जिसमें हाला या मदिरा को वर्ण विषय मानकर काव्य रचना हुई हो। वर्ण विषय है और मदिरा का वर्ण करते हुए या मदिरा का वर्ण करते हुए, सोम का वर्ण करते हुए, शारीरिक प्रेम को, मस्ती को या निशा को, हाला को वर्णित विषयों के रूप में लेकर क्या है जो काव्य रचना हुई है, इस धारा को हम कह सकते हैं हालावाद के रूप में हम लोग ले सकते हैं। और ये हालावाद कहाँ से आया था, ये हालावाद संबंधी रचनाओं की प्रेरणा हरिवंश राय बच्चन जी को कहाँ से मिली है या किन से मिली है, देखिए। और हालावादी काव्य धारा का आधार उमर कय्याम की रुबाइयाँ है। देखिए उमर कय्याम की रुबाइयाँ क्या है, ईरानी साहित्य से हैं। और उमर कय्याम की रुबाइयों का संबंध ईरानी साहित्य से है या फारसी भाषा से है। और आलावादी काव्य धारा का आधार भी उमर कय्याम की रुबाइयाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आलावादी काव्य का संबंध ईरानी साहित्य के अनुवाद से है। ईरानी साहित्य के अनुवाद से ही हमारे भारत में आलावादी काव्य धारा का आविर्भाव हुआ था। देखिए इसका आरंभ हमारे भारत में और आलावादी काव्य धारा का आगमन हमारे भारत में अनूदित साहित्य के माध्यम से हुआ था। अनूदित साहित्य क्या है, उमर कय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया था हिंदी में, हरिवंश राय बच्चन जी ने किया था। इसी अनूदित साहित्य के माध्यम से ही हमारे भारत में हालावादी काव्य धारा का आगमन हुआ था। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन और इसके जनक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की कविता को क्या कहा था, वैयक्तिक कविता माना था, इंडिविजुअल पोएट्री माना था। देखिए इस वैयक्तिक कविता में कथा वस्तुएं क्या है, प्रेम है, मस्ती है, निशा है, मदिरा है, सोम है, शराब है, यहाँ पर देखिए। और इनसे संबंधित जो काव्यधारा चली है, जो वैयक्तिक काव्यधारा चली है, इसी को आलावाद के रूप में हम लोग ले सकते हैं।
और हालावादी काव्य धारा को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था, वैयक्तिक कविता कहा था, इंडिविजुअल पोएट्री अन्नाड अन्नमाट। और उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र ने और क्या कहा था, वैयक्तिक कविता। ये वैयक्तिक कविता जो है, आलावाद जो है छायावाद की अनुजा है, छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, जिसने प्रगतिवाद के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। किसने? हालावाद ने। हालावाद क्या है यहाँ पर? वैयक्तिक कविता है। हालावाद को किसने वैयक्तिक कविता माना था? डॉक्टर नगेंद्र ने माना था। और साथ साथ वैयक्तिक चेतना प्रधान काव्य धारा भी माने जाते हैं हालावाद। यह वैयक्तिक कविता जो है छायावाद की अनुजा है। देखिए ఏమిటి, ఛాయావాద్ వాళ్ళ చెల్లెలు, అనుజ అంటే ఏమిటి, చెల్లెలు, ప్రగతివాదికి అగ్రజ హే, ప్రగతివాद వాళ్ళ అక్క, అక్కయ్య అన్నమాట। ఎవరు? ఈ हालावादము। और हालावाद कौन सी कविता है? वैयक्तिक कविता है। और किस प्रकार की वैयक्तिक कविता है? व्यक्ति चेतना प्रधान कविता माने जाती हैं। और हालावाद ने किसके लिए? आगे आने वाली काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया था। किसने? हालावाद ने। यहाँ पर देखिए, इस काव्य धारा को वैयक्तिक कविता या आलावाद है, या नव्य स्वच्छंदतावाद, या उन्मुक्त प्रेम काव्य, प्रेम व मस्ती के काव्य आदि भी कह सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावाद के बाद में या प्रगतिवाद से पूर्व जो व्यक्ति चेतना प्रधान कविता लिखी गई है, उसी को हम कह सकते हैं वैयक्तिक कविता के रूप में ले सकते हैं। उसी काव्य धारा को हालावाद के रूप में हम ले सकते हैं। नव्य स्वच्छंदतावादी संबंधी काव्य धारा के रूप में ले सकते हैं। उन्मुक्त प्रेम काव्य धारा के रूप में ले सकते हैं। प्रेम व मस्ती की काव्य धारा के रूप में भी ले सकते हैं। ये सभी नाम, ये समस्त नाम हालावाद के नाम भी माने जाते हैं। और हालावाद की विशेषताओं की दृष्टि से या हालावादी संबंधी रचनाओं की या काव्यों की जो कथा वस्तुएं हैं और कथानक की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं हालावाद के। देखिए, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर छायावाद का अर्थ क्या है? यहाँ पर हालावाद है। डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने उत्तर छायावाद को या हालावाद को क्या कहा था? छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर छायावाद, छायावादोत्तर काव्य को स्वच्छंद काव्य धारा कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर छायावाद अन्ना కూడా हालावादे। छायावादोत्तर काव्य में आने वाली काव्य धारा मानी जाती है हालावादी काव्य धारा। इसी को क्या माना उन्होंने क्या माना था? स्वच्छंद काव्य धारा माना था। और हालावाद के जनक कौन है? हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक या हालावाद के जनक माने जाते हैं। और हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रचलन, हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रचलन हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन उमर कय्याम की रुबाइयों के अनुवाद से हुआ था। और मौलिक रचनाओं की दृष्टि से हिंदी में हालावाद का प्रचलन हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना क्या है? मधुशाला से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हालावाद का नामकरण करने का श्रेय किनको दिया जाता है? अभी हमने देखा है रामेश्वर शुक्ल अंचल को दिया जाता है। और उसके बाद में देखिए, हालावाद के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन आते हैं, भगवती चरण वर्मा आते हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल आते हैं, नरेंद्र शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से हालावादी के कवि कौन थे? तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। निम्न में से इस कवि का संबंध हालावाद से नहीं है, तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। देखिए, हालावादी के कवि
और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। और हालावाद के प्रवर्तक माने जाने वाले या हालावाद के जनक माने जाने वाले कौन थे? यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और हरिवंश राय बच्चन हालावाद के पितामह माने जाते हैं, या हालावाद के भारत में हालावाद के जनक या भारत में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना इस प्रकार देखिए, निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत है, आकुल अंतर है, दो चट्टाने, बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति हैं। किन की कृति? हरिवंश राय बच्चन की कृति है। देखिए, निशा निमंत्रण में कथा वस्तु क्या है? निशा। हालावादी काव्यों की एक मुख्य कथा वस्तु यहाँ पर निशा है। उसका निमंत्रण किया था, उसका आह्वान किया था, देखिए अपनी रचनाओं में। और उसके बाद में और मधुशाला में, यहाँ पर देखिए, मधुशाला में संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और मदिरा में, शराब में संगीत की मधुर भूमिका होती है, और उसका भी आह्वान किया था, देखिए। और उसके बाद में हलाहल है, देखिए ये भी देखिए, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम कह सकते हैं मधु काव्य माने जाते हैं। मधु काव्य का संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास में किस धारा से है? किस धारा से है? आलावादी काव्य धारा से है। आलावादी काव्य धारा में किन किन काव्यों को मधु काव्य कहते हैं? मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश को मधु काव्य माने जाते हैं। और उसके बाद में देखिए, और मिलन यामिनी है, प्रणय पत्रिका है, और आरती और अंगारे हैं, धार के इधर उधर हैं, विकल विश्व है, सतरंगिनी है, बंगाल का अकाल है, बुद्ध और नाचगर है, कटती प्रतिमाओं की आवाज है। इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, दो चट्टाने, और मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश है, मिलन यामिनी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में अनुदित रचनाएं भी हैं, और हरिवंश राय बच्चन की उमर कय्याम की रुबाइयाँ, उमर कय्याम की रुबाइयों का अनुवाद हरिवंश राय बच्चन जी ने फारसी से हिंदी में किया था, या ईरानी साहित्य से भारतीय साहित्य में अनुवाद किया था। किसने? हरिवंश राय बच्चन जी ने। और उनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। और इस आत्मकथा के लिए बिड़ला फाउंडेशन की ओर से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वप्रसिद्ध पुरस्कार सरस्वती सम्मान भी मिला था। किन की आत्मकथा को? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में विभाजित है। एक भाग है क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर है, 10 द्वार से सोपान तक है। ये सभी आत्मकथा के भाग माने जाते हैं। किन की आत्मकथा के भाग माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के भाग माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के लिए मिलने वाला पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? और बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिया जाने वाला हिंदी साहित्य में या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है, एक सर्वोत्कृष्ट सम्मान माना जाता है। कौन सा? यहाँ पर सरस्वती सम्मान मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में देखिए भगवती चरण वर्मा भी आते हैं। भगवती चरण वर्मा का संबंध भी आलावाद से है। इन्होंने कुछ आलावादी संबंधी काव्य रचनाएं की थी। एक मधुवन है, प्रेम संगीत है, मानव है, त्रिपतका है, विस्मृति के फूल हैं यहाँ पर देखिए। और काव्य रचना यहाँ पर देखिए रामेश्वर शुक्ल अंचल भी आलावाद के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और इनकी काव्य रचनाएं मधुकर हैं, मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, लाल चूनर, करेल, वर्षांत के बादल, इन आवाजों को ठहरा लो। देखिए मधु यहाँ पर देखिए, ऐसे यहाँ पर देखिए, इसमें भी मधु या प्रेम है या संगीत है। तो ऐसे भी यहाँ पर देखिए, ये सभी क्या है? आलावादी
काव्यों की मुख्य कथा वस्तुएं मानी जाती हैं। और एक और कवि है यहाँ पर इलाहाबाद के नरेंद्र शर्मा है, और नरेंद्र शर्मा की रचना इस प्रकार है। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पलाश वन, मिट्टी और फूल, शूल फूल, कर्ण फूल, कामिनी, हंसमाला, अग्निशस्य और रक्त चंदन, द्रौपदी या उत्तरा जय। यहाँ पर देखिए ये सभी नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। देखिए, और इलाहाबाद का समय कब से कब तक माना जाता है? इलाहाबाद का समय सन 1933 ईस्वी से लेकर सन 1936 ईस्वी तक माना जाता है। और इलाहाबाद या छायावादोत्तर काव्य की प्रमुख विशेषता यहाँ पर देखिए, जीवन के प्रति व्यापक दृष्टि का अभाव है। देखिए, जीवन के प्रति इन कवियों का व्यापक दृष्टि नहीं है। देखिए, आध्यात्मिक अमूर्तता है, लौकिक संकीर्णता का विरोध किया था, धर्मनिरपेक्षता, जीवन सापेक्ष दृष्टिकोण, द्विवेदी युगीन नैतिकता और छायावादी रहस्यात्मकता का परित्याग किया था। इलाहाबादी कवियों ने स्वानुभूति पर या निजी अनुभूति पर आधारित होकर इन्होंने अनेक काव्य लिखे थे। तीव्र भावावेग इनकी रचनाओं की विशेषता है। उल्लास पर ध्यान दिया था, उत्साह पर ध्यान दिया था, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और जीवन का लक्ष्य स्पष्ट भी। यहाँ पर देखिए ये सभी इलाहाबादी काव्यों की विशेषताएं मानी जाती हैं। और उसके बाद में इलाहाबादी काव्यों पर विद्वानों की कथन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने इलाहाबादी काव्यों पर अपना मत व्यक्त किया था। ये व्यक्तिवादी कविता का जो प्रमुख स्वर जो है निराशा है, अवसाद है, थकान का है, टूटन का है। ऐसा किसने माना था? रामदर्श मिश्र ने माना था। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने इलाहाबादी काव्य को क्षयी, रोमांस और कुंठा का काव्य माना था। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षयी, रोमांस और कुंठा का काव्य माना था इलाहाबादी काव्यों को। किसने? डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने। डॉक्टर बचन सिंह ने इलाहाबाद को क्या माना था? प्रगति, प्रयोग का पूर्वाभास कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुशाला की मादकता अक्षय है, किसने माना था? सुमित्रानंदन पंत जी ने माना था। सुमित्रानंदन पंत जी, हरिवंशराय बच्चन जी और रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों मित्र थे। देखिए, और अमिताभ बच्चन का नामकरण किसने किया था? सुमित्रानंदन पंत जी ने किया था। अमिताभ बच्चन के पिताजी कौन थे? हरिवंशराय बच्चन थे। देखिए, और मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। देखिए, सुमित्रानंदन पंत ने माना था। हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृतियों को दृष्टि में रखकर सुमित्रानंदन पंत जी ने क्या माना था? मधुशाला में हाला है और प्याला है, मधुबाला है, मधुशाला, 4 प्रतीकों के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने अनेक क्रांतिकारी पूर्ण या मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों से भरी हुई वाणी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ऐसा माना था सुमित्रानंदन पंत जी ने। किन की पंक्तियां है? पंत जी की पंक्तियां है। किन की रचना को दृष्टि में रखकर? हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना मधुशाला को दृष्टि में रखकर। देखिए, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता कहा था। किसने? डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। किस काव्यधारा को? इलाहाबादी काव्यधारा को। डॉक्टर नगेंद्र ने व्यक्तिवादी गीति कविता कहा था इलाहाबादी काव्यों को। यहाँ पर देखिए, और गुलाब राय ने रोमांसवाद कहा था या रोमांसवाद कहा था, ये इलाहाबाद को देखिए। और गणपति चंद्रगुप्त, हरिवंश राय बच्चन ने
व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहा था। किसने? हरवंशराय बच्चन ने अपनी कविता को या अपनी काव्यधारा को, अपनी हालावादी काव्यधारा को व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहा था। और यही है हालावाद के बारे में और हालावाद के अंतर्गत आने वाली विभिन्न विशेषताओं के बारे में और हालावाद के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कवियों के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, हालावाद पर विभिन्न विचारों के कथनों के बारे में यही है। देखिए, धन्यवाद। जय हिंद और जय हिंदी।